पेरिस की एक सुबह है। एक ऊंचे मंच पर एक औरत खड़ी है, हाथ बंधे हुए, आंखों में आंसू। उसका जुर्म बस इतना है कि उसने एक अश्लील उपन्यास पढ़ा था। जल्लाद गिलोटिन का हत्था ऊपर उठाता है और भीड़ सांस रोक लेती है। भीड़ में एक आदमी यह पूरा नजारा बड़े ध्यान से देख रहा है। उसकी आंखें ठंडी हैं, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान है। वह आदमी जेब से कलम निकालता है, लाल स्याही में डुबोता है और उस औरत को, उस गिलोटिन को, उस पूरे दृश्य को अपनी नई कहानी का हिस्सा बना लेता है। यह आदमी है मार्की de साड। दरअसल यह कहानी आज से करीब 200 साल पहले के यूरोप की है। इतिहास में उस दौर को एज ऑफ एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन काल कहते हैं। ये वो जमाना था जब लोग सवाल पूछने लगे थे। चर्च की सत्ता को चुनौती दी जा रही थी, राजाओं के तख्त हिल रहे थे और फ्रांसीसी क्रांति की लपटें पूरे यूरोप में फैल रही थीं। इसी आजाद माहौल में साहसी और बेबाक लेखन की एक नई लहर उठ रही थी। मार्की de साड उसी लहर का सबसे बड़ा, सबसे विवादित नाम था। वह एक रईस काउंट था, लेकिन उसकी कलम किसी रईस जैसी नहीं थी। वह वो सब लिखता था जो समाज कहता था नहीं लिखना चाहिए। वो दबी हुई इच्छाएं, वो छुपे हुए जज्बात, वो अंधेरे कोने जहां कोई झांकना नहीं चाहता था। साड वहां दीपक लेकर घुस जाता था और सब कुछ बिना किसी शर्म के लिख देता था। इसी वजह से उसे कई बार जेल हुई, लेकिन जेल की दीवारें उसकी कलम को कभी नहीं रोक पाईं। हुकूमत थक गई और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि साडे को जेल नहीं, पागल खाने में भेजो। पागल खाने में साडे को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। खाना मिलता है, लेकिन बाहर जाने की इजाजत नहीं, लिखने पर पूरी पाबंदी है और दुनिया से जुड़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन सैड के लिए लिखना सांस लेने जैसा है, बिना लिखे वो जी नहीं सकता, तो वह एक रास्ता निकाल लेता है। पागल खाने में एक धोबिन काम करती है, एक जवान लड़की जो गुपचुप तरीके से सेड की कहानियों की दीवानी है। सेड उससे दोस्ती कर लेता है। जब भी सेड कोई नई कहानी लिखकर पूरी करता है, वह उसे एक छोटी सी खिड़की से बाहर खिसका देता है। वह लड़की उसे उठाती है, अपने कपड़ों में छुपाती है और शहर के किसी प्रकाशक तक पहुंचा देती है। बस इसी तरह पेरिस की गलियों में सेड की किताबें फिर से बिकने लगती हैं। लोग उन्हें एक दूसरे को चोरी छुपे पढ़वाते हैं, कोई कैफे की मेज के नीचे, कोई बाजार में पर्दे के पीछे। यह खबर जब नेपोलियन तक पहुंचती है तो वह आग बबूला हो जाता है। वह तुरंत हुक्म देता है कि इन सभी किताबों को जला दो और उनके लिखने वाले का हमेशा के लिए काम तमाम करो। लेकिन तभी एक चालाक मंत्री बीच में आता है। वह नेपोलियन को समझाता है कि साडे एक रईस है और एक रईस को मारने से उनकी साख पर दाग लगेगा, लेकिन अगर वो उसे किसी काबिल डॉक्टर से ठीक करवा दें तो पूरी दुनिया उन्हें दयालु और समझदार शासक कहेगी। नेपोलियन को बात जम जाती है और वह एक नामी डॉक्टर को पागल खाने भेजता है। ये डॉक्टर बाहर से जितना शानदार दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। शहर में उसकी बड़ी तारीफ होती है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब के पास जाओ तो पागल से पागल भी ठीक हो जाता है। लेकिन सच ये है कि वह मरीजों को ठीक नहीं करता, वह उन्हें तोड़ता है। बंद दरवाजों के पीछे वह पूरी तरह एक जालिम है जो सजा देकर, तड़पाकर और डराकर मरीजों को काबू में करता है। इस डॉक्टर की एक और कमजोरी है और वो है उसकी खूबसूरती के प्रति दीवानगी। उसकी एक जवान और खूबसूरत पत्नी है। वह उससे इस कदर प्यार करता है कि उसने उसके कमरे की हर खिड़की और दरवाजे पर लोहे की मजबूत सलाखें लगवा दी हैं ताकि वो किसी और के करीब न जा सके। उसने शहर के सबसे मशहूर आर्किटेक्ट से घर बनवाया है, सबसे चमकीली टाइलें लगवाई हैं, सबसे महंगा कालीन बिछवाया है। उसे बस अच्छी चीजें नहीं चाहिए, उसे सबसे महंगी चीजें चाहिए। और उसकी पत्नी भी उसके लिए उसी लिस्ट में है, एक दुर्लभ सुनहरी चिड़िया जिसे वह पिंजरे में बंद रखना चाहता है। वहीं पागल खाने का असली प्रमुख एक पादरी है जो डॉक्टर से बिल्कुल उलट है। वह नरम दिल है, मरीजों के साथ प्यार से पेश आता है और मानता है कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन पादरी के मन में एक उलझन भी है। वह उस धोबिन लड़की को पसंद करता है, बहुत ज्यादा, लेकिन धर्म की मर्यादा है। एक पादरी के लिए किसी औरत से प्रेम करना वर्जित है। वो उसकी परवाह कर सकता है, दूर से उसके लिए सोच सकता है, लेकिन आगे कुछ नहीं हो सकता। और पादरी को यह भी नहीं पता कि वही लड़की दरअसल सादे की सबसे बड़ी मददगार है और उसकी खतरनाक कहानियां दुनिया तक पहुंचा रही हैं। जब डॉक्टर नेपोलियन का हुक्म लेकर पागल खाने आता है तो पादरी उसके स्वागत में मरीजों से एक कोरस परफॉर्मेंस करवाता है। लेकिन डॉक्टर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। वह सीधे अपनी जेब से सेडी की ताजी छपी किताब निकालता है और पादरी के हाथ में थमा देता है। किताब पढ़कर पादरी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे तब समझ आता है कि अचानक यह नया और ताकतवर बड़ा अफसर क्यों भेजा गया है। डॉक्टर तुरंत यातना के औजार मंगवाने का हुक्म देता है, लेकिन पादरी उसे रोक लेता है। वह कहता है कि पहले मैं बात करके देखता हूँ। पादरी सादे के पास जाता है और बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि तुम लिखो जरूर,
लेकिन सुंदर चीजें लिखो, फूलों की कविता लिखो, प्रेम के गीत लिखो। यह बेबाक और अश्लील लेखन छोड़ दो। लेकिन साड़े मुस्कुराते हुए साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह सिर्फ वही लिखता है जो सच है, इंसान की सबसे असली और सबसे आदिम इच्छाएं। शांति और समृद्धि के गुणगान में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। पादरी खाली हाथ लौट आता है और डॉक्टर से वादा करता है कि ऐसा लेखन अब नहीं होगा। लेकिन जो होना था वो होकर ही रहता है। इसी दौरान अफवाहें फैलती हैं कि डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं करता। वह सार्वजनिक रूप से साड़े की किताबों की निंदा करता है, लेकिन उन किताबों में जो व्यवहार लिखा है वो सब वो अपनी पत्नी के साथ कर चुका है। ये अफवाहें धोबिन लड़की के जरिए साड़े तक पहुंचती हैं। इत्तेफाक से उसी वक्त डॉक्टर के स्वागत में एक बड़ी बॉल रखी जा रही है। सडे इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता और मरीजों के साथ मिलकर एक नाटक तैयार करता है, जिसे वो डॉक्टर को तोहफे के रूप में पेश करता है। उस रात बॉल में नाटक शुरू होता है। मंच पर जो दृश्य हैं वो इतने उत्तेजक और बेबाक हैं कि दर्शक हैरान रह जाते हैं। भीड़ उत्साहित है, लेकिन डॉक्टर पसीने से तरबतर हो जाता है, क्योंकि उस नाटक में उसकी और उसकी पत्नी की असली कहानी बेपर्दा है। पादरी घबरा जाता है और अपना क्रूस निकालकर ऊपर की तरफ देखते हुए माफी मांगने लगता है। उस पल डॉक्टर के मन में एक ही बात है कि फ्रांस के लोगों की भलाई के लिए उसे सेड को किसी भी कीमत पर ठीक करना है। अगले दिन पादरी सेड के कमरे से कलम, कागज और स्याही सब छीन लेता है और उसकी जगह एक बाइबल थमा देता है। सेड बाइबल को एक नजर देखता है और थूक देता है। वह कहता है कि वह उस बाप की किताब क्यों पढ़े जिसने अपने बेटे को खुद मरने दिया। यह देखकर पादरी की यह धारणा और मजबूत हो जाती है कि सारी लेखन सामग्री छीन लेना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन एक जिंदा इंसान को इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता। एक दिन खाने के वक्त साड की नजर पड़ती है कि लाल शराब सफेद कपड़े पर गिरने से एक गहरा निशान बन गया है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह सोचता है कि यह तो तैयार स्याही और कागज है। चिकन की हड्डियों को थोड़ा तराशने पर वो कलम का काम भी दे सकती है। बस फिर क्या? जो प्रेरणा अब तक दबी थी वो एक बाढ़ की तरह उस कपड़े पर बह निकलती है। और इस बार उसकी कहानी का मुख्य किरदार कोई और नहीं, खुद डॉक्टर है। एक बुजुर्ग आदमी और एक जवान औरत की कहानी, जो इस रिश्ते की हर बारीकी पर एक बेहतरीन कहानी के लिए एकदम मुफीद जमीन है। जब धोबिन लड़की वह भरा हुआ कपड़ा देखती है तो वो खुश हो जाती है। वह उसे कागज पर उतारती है और साथ बैठी अपनी अंधी माँ को जोर से पढ़कर सुनाती है। माँ की उम्र की एक औरत भी यह सुनकर चौंक कर बोल उठती है। ये साफ है कि यह कहानी एक बड़ा तूफान मचाने वाली है, लेकिन कोई बेवकूफ नहीं है। कपड़े धुलने के बाद बाल्टी में बैंगनी रंग का पानी देखकर डॉक्टर को शक हो जाता है। वह सोचता है कि साड़े के सबसे करीब तो वही लड़की है। ये जानते हुए कि मामला उस औरत को नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी वो परवाह करता है, पादरी चुप नहीं बैठ पाता। वह साड़ के कमरे से सारे कपड़े उठवा लेता है। न लाल शराब, न चिकन। यही साड़ की सजा है। वैसे जिस किताब में डॉक्टर और उसकी पत्नी की कहानी है वो बाजार में खूब बिक रही है, लेकिन असल में डॉक्टर और उसकी पत्नी उस किताब में लिखे जुनून से कोसों दूर हैं। पागल खाने में आने के बाद से डॉक्टर की पत्नी दिन भर किताबें पढ़कर वक्त काटती है। जब डॉक्टर उसके करीब आने की कोशिश करता है तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसे सीधे शब्दों में डॉक्टर पसंद नहीं है। हाल ही में उसने सुना था कि कोई किताब बाजार में बहुत बिक रही है। उसने थोड़े कौतूहल के साथ वो किताब खरीद ली और उसे एक कविता की किताब के कवर में छुपा लिया, ताकि डॉक्टर को पता न चले। तब से डॉक्टर की पत्नी रोज वो किताब पढ़ती है और जितना पढ़ती है उतना लाल होती जाती है, लेकिन डॉक्टर को अंदाजा भी नहीं होता और वह खुश रहता है कि वो सुंदर कविताएं पढ़ती है। उधर साड़े लिखने के लिए बेहद बेकाबू हो चुका है। वह एक आईना तोड़ता है और शीशे से अपनी उंगली काटकर खून को स्याही बना लेता है और अपने ही कपड़ों पर लिखना शुरू कर देता है। जब वह अपनी कहानी को कपड़े पर पूरा कर लेता है तो वह अपनी कोठरी से निकलकर खाने के हॉल में दौड़ जाता है और दूसरे मरीजों को अपनी यह पहनी हुई किताब दिखाता है। ऐसी बेजोड़ रचना स्वाभाविक रूप से और भी ज्यादा सनसनी मचाती। डॉक्टर उसे पानी की सजा देने की तैयारी करता है, लेकिन पादरी एक बार फिर बीच में आ जाता है। वह सेठ से उसके कपड़े और विग तक उतरवा लेता है और गारंटी देता है कि अब सेठ कभी नहीं लिख पाएगा। हालांकि डॉक्टर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। उस वक्त उसे किसी पर मार बरसाने की जरूरत है। चूंकि धोबिन लड़की ने सेठ को भागने दिया था तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यह देखकर पादरी बिना एक पल सोचे मंच पर आ जाता है और कहता है कि अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। यह बात सुनकर भीड़ उत्तेजित हो जाती है। फ्रांसीसियों की नजर में एक पादरी का इस तरह किसी धोबिन के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना एक अकल्पनीय बात है। लड़की के मन में पादरी के लिए जो भावनाएं थीं, वो भी उसे पता थीं, लेकिन अपनी अपनी हैसियत की वजह से उसने कभी कुछ नहीं कहा। उस रात वो पादरी के कमरे में चली जाती है
लेकिन धर्म और अपनी मर्यादा के प्रति पादरी की आस्था उसे रोक देती है और वह उसे बाहर कर देता है। इस ठुकराव की वजह से लड़की पादरी से दूरी बना लेती है। पादरी को प्यार नहीं मिला, डॉक्टर के हाथ और भी बुरा हुआ। दरअसल डॉक्टर ने सोचा था कि सलाखें लगवाने से पत्नी सिर्फ उसकी रहेगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सलाखें लगाने आया मजदूर जब वहां काम करने आया तो पत्नी ने उसे वही कविता की किताब दिखाई। दोनों ने एक दूसरे को उसी पल समझ लिया और उनके बीच एक अजीब सी बेतकल्लुफी आ गई। उन दोनों को अपना भविष्य भी सोचना था, इसलिए मजदूर ने डॉक्टर को एक अलविदाई चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि आपके कमरे की मरम्मत हो गई है, लेकिन उस कमरे की मालकिन को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। वह चिट्ठी पढ़कर डॉक्टर के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जो कविताएं पढ़ रही थी वो दरअसल साड़ की लेखनी थी। पुराने और नए सारे गुस्से को एक साथ जोड़कर अब डॉक्टर साड़ पर बरसाना चाहता है और इस बार पादरी की चाहे जितनी भी कोशिश हो, साड़े बचने वाला नहीं है। वह पानी की सजा जो अब तक रुकी हुई थी वो अब साड़े पर पूरी तरह उतारी जाती है। बार बार पानी में डुबोए जाने के बाद साड़े एक पंखहीन चूजे जितना कमजोर हो जाता है। उसी वक्त धोबिन लड़की उसके पास आती है और कहती है कि वो यह जगह छोड़ने वाली है, लेकिन जाने से पहले वो चाहती है कि साड़े उसे एक आखिरी कहानी सुनाए। चूंकि सैड की कोठरी पर पहरा है और वो सीधे लड़की से बात नहीं कर सकता, वो एक तरकीब सोचता है। वह एक वाक्य बोलता है, पास का मरीज उसे अगले तक पहुंचाता है और इस तरह संदेश एक एक करके मरीजों से होते हुए उस लड़की तक पहुंचता है जो उसे लिखती जाती है। कुछ मरीज शब्द भूल जाते हैं, कुछ अपनी तरफ से कुछ जोड़ देते हैं, लेकिन सेड को कोई परवाह नहीं। उसके नजरिए से साहित्य की कोई सीमा नहीं है और शायद इन खुरदरे लोगों की मिलावट से कहानी और ज्यादा धमाकेदार हो जाए। लेकिन ये मरीज सिर्फ संदेशवाहक नहीं है, वो श्रोते भी हैं और बेहद अस्थिर श्रोते हैं। जैसे जैसे साड़े के दृश्यों का बयान आगे बढ़ता है, कई मरीज बेकाबू होने लगते हैं। एक मरीज ने तो कमरे में ही आग लगा दी। एक चिंगारी पूरे पागलखाने में तबाही और अफरा तफरी का तूफान ले आती है। इसी अफरा तफरी में एक भारी भरकम मरीज जिसने अभी अभी संदेश आगे पहुंचाया था, एक बुरी भावना में बह जाता है और साड़ी की कहानी में लिखे एक हिंसक दृश्य को उस धोबिन लड़की पर आजमाता है। जब डॉक्टर को उसकी मदद की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वह सबसे पहले वहां पहुंचता है, लेकिन वह उसे बचाने की बजाय चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है। यह पादरी से उसका बदला है। जब पादरी आखिरकार उस कमरे तक पहुंचता है, तो लड़की का दिल हमेशा के लिए रुक चुका होता है। लड़की की मौत के बाद डॉक्टर सेडे पर नया इल्जाम लगाता है कि उसकी लेखनी ने मरीजों के अंदर बुरी इच्छाओं को हवा दी और यही असली जुर्म है जो माफी के काबिल नहीं है। वह कहता है कि सेडे को हमेशा के लिए तहखाने में बंद कर दिया जाए। लड़की की मौत की वजह से पादरी भी अब सेड को माफ करने की हालत में नहीं है। वह हुक्म देता है कि सेड की जुबान काट दी जाए और कोई बेहोशी की दवा नहीं दी जाएगी। सब हो जाने के बाद पादरी वो कटी हुई जुबान डॉक्टर के सामने रख देता है। फिर वह उस लड़की के ठंडे जिस्म के पास जाता है और उसका ठंडा चेहरा देखता है। अचानक उसकी कल्पना में लड़की आंखें खोलती है, उसके गालों को छूती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ पादरी का ख्याल है। जब धर्म और इंसानी रिश्तों के बीच की यह उलझन अपना सब कुछ तोड़ देती है, तो पादरी ऊपर उठती हुई मसीह की मूर्ति की तरफ देखता है। वो खून के आंसू जैसा दृश्य उसे जता रहा है कि उस लड़की के साथ जो हुआ वो एक पाप था और उसकी आस्था भी अब उसी के साथ टूट चुकी है। तभी एक काम करने वाला दरवाजा खोलकर उसे बताता है कि साड़े अभी भी लिख रहा है। कोई कलम नहीं, कोई कागज नहीं, कोई स्याही नहीं, जुबान भी नहीं, फिर भी एक इंसान लिख रहा है। साड़े ने अपनी हट से दुनिया को जता दिया कि अभिव्यक्ति की शक्ति को कभी रोका नहीं जा सकता। बदबू से भरे उस तहखाने में पादरी जाता है और देखता है कि दीवारें पूरी तरह सेड की उस लेखनी से भरी हैं जो उसने गंदगी से बनाई है। पादरी सेडे की इस जिद से अंदर तक हिल जाता है। थका और टूटा सेडे आखिरकार अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में है। पादरी सोचता है कि वह उसकी प्रार्थनाओं के साथ चैन से जाएगा, लेकिन सेडे आखिरी पल में पादरी का क्रूस उठाता है और उसे निगल लेता है। वह झूठी मुक्ति की बजाय खुद को दम घोंटकर मारना बेहतर समझता है। जब मुक्ति खुद एक हथियार बन जाती है, तो पादरी की आस्था का आखिरी टुकड़ा भी बिखर जाता है और वह हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाता है। 1 साल बाद डॉक्टर ने पागलखाने पर पूरा कब्जा कर लिया है। अब वहां मरीजों का कोई मनोरंजन नहीं है। उन सबको जबरदस्त छपाई के काम में लगाया गया है। और वो क्या छाप रहे हैं? सेड की पूरी जिंदगी की वो सारी लिखाई जिसे कभी खतरनाक माना जाता था। दरअसल फ्रांस की सियासी हवाएं बदल चुकी थीं और जो कल तक प्रतिबंधित था वो आज मुख्यधारा का प्रकाशन बन चुका था। जाहिर है इससे डॉक्टर को खूब मुनाफा हो रहा है। एक नया पादरी पागलखाने में आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ के सारे मरीज काफी सामान्य हैं, सिवाय एक के जो लाइलाज है।
वह उस कोठरी की तरफ इशारा करता है जहाँ कभी सैडे रहता था। अब उसमें वो पुराना पादरी बंद है जो एक कलम लेकर वो सब लिखना चाहता है जो उसने भोगा है, लेकिन डॉक्टर उसे यह मौका नहीं देना चाहता। मगर डॉक्टर के जाते ही कोठरी के नीचे की छोटी सी खिड़की धीरे से खुलती है। एक बूढ़ा कांपता झुर्रियों से भरा हाथ अंदर आता है। उस हाथ में है एक कलम, सफेद कागज और स्याही। यह हाथ है उस धोबिन लड़की की अंधी माँ का, जिसने अपनी बेटी खो दी। उसकी बस एक ही मांग है। वह कहती है कि इसका इस्तेमाल करो, तुम पर उसका कर्ज है। पादरी कांपते हाथों से कलम उठाता है। वह जानता है कि उसे क्या लिखना है, लेकिन शुरू करने से पहले वह एक भूमिका लिखना चाहता है, ताकि दुनिया को पता चले कि यह कहानी किसे खुलकर पढ़नी चाहिए और किसे चोरी छुपे। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।